जमेरात 8 फरवरी 2024 सुबह 8 बजे लाइनें लगे। मेरे ख्याल में 17 अगस्त 2023 जब से मौजूदा काबीना वजूद में आई है, उस दिन से लेकर आज तक मैंने मुस्तकिल मिजाजी के साथ यही मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि पाकिस्तान के आइन के दीबाचे में लिखा है कि ये मुल्क उसके मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे और ये मुल्क आइन की वजह से ही चल सकता है, उसकी मौजूदगी में ही चल सकता है। और मुझे ये इल्म है, मेरे ज़ाती इल्म में है कि तमाम तर सियासी क़ुव्वतें और तमाम तर जो मुतल्लिका फ़रीक हैं उनके मफाद में है कि 8 फरवरी को इंतखाबात हों और यही इस मुल्क की भलाई है। इसलिए मुझे इसका यकीन है कि 8 फरवरी को इंतखाबात हों। आप मुझे ये बताएं कि ये जो सारा सिलसिला है उसमें ज़ाहिर है इलेक्शन तो आपने नहीं करवाने, वो तो करवाने हैं इलेक्शन कमीशन, बट आप एक सिटिंग गवर्नमेंट तो है ना, चाहे वो केयर टेकर है, आप भी तो किसी ना किसी फ्रंट पे कहीं ना कहीं जवाबदेह होंगे, आज नहीं तो कल। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं कि जो आपकी नाक के नीचे ये सारा कुछ हो रहा है उसमें क्या आपकी कोई जिम्मेदारी या कोई रोल नहीं है? 50 के अशरे से लेकर 2024 तक पाकिस्तान में चाहे इंतखाबात हों या ना हों, हुकूमत रही है। और अगर किसी के पास लेवल प्लेइंग फील्ड है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की अशराफिया के पास है। वो हमेशा इक़्तिदार में रहे हैं, उनके नाम बदल गए हैं, उनकी जमातें मुख्तलिफ हैं। अगर किसी के पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तो वो पाकिस्तान के वर्किंग क्लास के पास नहीं है और शायद कभी भी नहीं है। जब तक कोई बुनियादी तब्दीली नहीं आती, ना आपके जो इलेक्शन के कैंपेन जो फाइनेंस रिफॉर्म्स हैं वो जब तक नहीं होते, जब तक एक आम आदमी इलेक्शन में खड़े होकर लोगों से वोट नहीं मांग सकता। मुझे बताएं कि ये सारे निशान सबको मिल जाएं, उसके बाद आप समझते हैं कि जो लोग इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, आपको कोई अंदाज़ा है कि एक कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए कितने पैसे दरकार हैं और वो कहाँ से आते हैं और वो मुंतखब होने के बाद वो पैसे कैसे वापस उनको मिलते हैं? तो जो बुनियादी बात है वो ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है पाकिस्तान के जो गरीब अवाम हैं उनके पास, जब तक कोई बुनियादी तब्दीली नहीं होगी। बाकी फ़र्क है कोका कोला और पेप्सी कोला का, उसमें आपका इंतखाब है कि आप अपने जो हुक्मरान अशराफिया में से किस जमात को कब मुंतखब करके अपने वोट से लाते हैं, ये है बुनियादी बात। जहाँ तक कल रात के फैसले का ताल्लुक़ है, बेहतर होगा कि जो कानूनी माहिरीन हैं वो इस पैनल में हों और कानूनी तौर पर इस पर गुफ्तगू करें। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा फ़ैसला है। इसलिए बेहतर फैसला है कि एक कानूनी नज़ीर कायम हो गई है कि अगर आप जी, मुझे भी जोक्स आते हैं। बात यह है, सुन लीजिए, अगर कोई जमात अपने अरकान को ये हक नहीं देती कि वो उसके अंदर इंतखाबात करा सकें और उन्होंने नामजदगियाँ ही करनी है। आज आपके सामने एक मिसाल आ गई है ना एक जमात की, कल किसी और जमात के अंदर भी ये मामला हो सकता है। आपने एक लीगल प्रेसिडेंस जो है वो कायम कर लिया है और मेरे ख्याल में ये एक अच्छी बात है। सब शिकायत कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी को शिकायत है कि पंजाब में उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, मौलाना को शिकायत है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, पीटीआई को जो शिकायत है वो तो सबको मालूम है। मुस्लिम वालों से पूछे, वो कहते हैं जी वो तो जब तक वो पुराना 2016 से वो कांटा जो है वो तब्दील नहीं होता तब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं। तो सभी को शिकायत है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तो आप और मैं तो इलेक्शन नहीं लड़ जी। सुलंगी साहब, ये जो मीर साहब बात कर रहे हैं कि ये एक मनपसंद हुकूमत का आना, ये कितना एक वो है हकीकत है और कितना फसाना है
کہ آپ یہ ایک پرسیپشن کریٹ کر کے ایک تو ہے، ایک تو بیچ میں یہ نہیں ہے کہ سارے کا سارا فسانہ ہے تو صحیح، لیکن ایک ساری کی ساری ایک ایکسرسائز کو آپ متنازع بنا دیں تو اس کے بعد جو آپ کے جو بھی رزلٹ آئے تو وہ یہی ہوگا. حالانکہ 2018 میں بھی یہ ہو رہا تھا، لیکن وہ اتنا بڑا اس کی وہ نہیں تھی موومنٹ، جیسے ہی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اتنی زیادہ اس طرح کی نہیں ہو رہی تھی بات. تو یہ پھر سلیکشن کی ایکسرسائز کا فائدہ کیا ہے؟ اگر یہ پرسیپشن از اسٹرانگر دین ریالٹی تو پھر یہ کیا فائدہ؟ اور یہ سوشل میڈیا کا کردار پہ بھی میں آپ سب لوگوں سے بات کرنا چاہوں گی کہ اس وقت بھی جو جتنا یہ ایک کی جا رہی ہے کہ کوئی بیچ میں فیک نیوز بھی چل رہی ہوتی ہیں، بیچ میں وہ بھی چل رہی ہوتی ہیں، اور ایک کریٹ کر دی جاتی ہے ایک فضا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دس از دا ریئل ورلڈ، جو ورچوئل ورلڈ ہے کہ دس از دا ریئل ورلڈ، کہ یہی ہو رہا ہے. میرے خیال میں جو نئی حکومت بنے گی 8 فروری کے بعد، جو اصل چیلنجز ہیں وہ سیاسی عدم استحکام کے تو خیر ہیں ہی، لیکن جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ پاکستان کے معاشی بقا کا ہے، جس پر بہت کم بات ہوتی ہے. کیونکہ جس حالت میں ہم کھڑے ہیں، ہمارے اس آج کے جو حاضرین ہیں اس میں نجم سیٹھی صاحب جیسے لوگ بیٹھے ہیں جن کی نظر ہے ملک کی معیشت پر. آپ پچھلا بجٹ دیکھ لیں کہ اگر وفاقی حکومت کے پاس کوئی 7,000 ارب سے بھی کم پیسے ہوں اور تقریباً اتنے ہی پیسے آپ کو پرنسپل اماؤنٹ اور انٹرسٹ میں بین الاقوامی قرضوں کے دینے ہوں، تو پھر آپ کو جو وفاقی حکومت چلانی ہے، آپ کے جو اور بڑے بڑے اخراجات ہیں، آپ کے 1,000 ارب سے زیادہ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کے لاسز ہوں، کوئی 3-4 ہزار ارب روپے جو ہے وہ آپ کے ریئل اسٹیٹ میں ٹیکس ایویژن ہو، آپ کے ہول سیل اور ریٹیل سیکٹر میں تقریباً اتنی ہی یا اس سے زیادہ کی ٹیکس ایویژن ہو، تو یہ ریاست جو ہے وہ اکنامکلی وائبل کیسے ہوگی کہ آپ کی جو جی ڈی پی ہے اس کا 1/4 زراعت ہے جو کہ 40% کے قریب آپ کی امپلائمنٹ جو ہے اس کو جنریٹ کرتی ہے. اگر $350 ارب کی اگر آپ کی جی ڈی پی ہے تو تقریباً 87.5 ارب ڈالر جو ہے وہ ایگریکلچر کی آپ کی اکانومی ہے. اور پچھلے سال پورے 4 صوبوں سے جو زرعی انکم ٹیکس جمع ہوا تھا وہ 3 ارب روپے سے بھی کم تھا. تو آپ کے جو ملازمین ہیں وہ سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں، آپ کے ایکسپورٹرز اس سے کم دیتے ہیں. یہ ریئل معاملات ہیں. آپ پورے اس خطے کے اندر سب سے کم جو تعلیم پر خرچ اور صحت پر جو خرچ کرنے والے ممالک میں ہیں. آپ پاپولیشن جو ایکسپلوژن ہے، انوائرمنٹل جو کلائمیٹ جو ہے وہ تو ہے ہی، ہم ون آف دا ورسٹ افیکٹڈ ممالک میں ہیں. لیکن پاکستان جب بنا تھا اس وقت مشرقی بنگال جو مشرقی پاکستان بعد میں بنا اس کی آبادی 6 کروڑ 80 لاکھ تھی اور موجودہ پاکستان کی 5 کروڑ 80 لاکھ تھی. آج وہ 16 کروڑ کے قریب ہیں اور ہم 25 کروڑ کے قریب ہیں. وہ ہم سے کم مسلمان ہیں بنگلہ دیش والے. تو یہ اصل معاملات ہیں. اس کے لیے آپ کو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہتر تعلقات کرنے ہوں گے. آپ اس کو جو کچھ بھی کہیں اس کے بغیر آپ کا ملک جو ہے وہ اکنامکلی وائبل نہیں رہ سکتا. بہتر ہے کہ ان ایشوز پر بات ہو. باقی جو ہے وہ تفریح کے لیے ہم بہت ساری باتوں پر بات کر سکتے ہیں. السلام علیکم سولنگی صاحب، میرا سوال آپ سے ہے کہ جو بلوچی ویمن کے ساتھ ہوا تھا سلوک، تو آپ لوگوں نے پھر گورنمنٹ نے کیا کیا تھا اس کے بعد؟ تھینک یو. اس سے پہلے کافی تفصیل سے خٹک صاحب اور میر صاحب نے بات کی ہے، اور خٹک صاحب سے بہتر شاید یہاں پر کوئی شخص نہیں ہے جو کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے جو سوال ہیں ان کے جواب دے سکیں. دوسرا اگر کوئی شخص ہو سکتا ہے تو وہ میرے سامنے بیٹھے ہیں نجم سیٹھی صاحب. جو بلوچستان کے جو مسائل ہیں وہ اتنے پیچیدہ ہیں کہ اس پر کسی آدھے گھنٹے کے جو
मुज़ाकरा है या सवाल जवाब है, उसमें बात नहीं हो सकती। मुख्तसर जो बात है मैं आपको बता रहा हूँ बलोच ख़वातीन के साथ क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो इसका हल है, जो पाकिस्तान की जो बड़ी सियासी जमातें हैं और जो दूसरे मुतल्लिका फ़रीक हैं, वो मिलकर इसके बारे में ही कोई मुस्तकबिल का कोई हल तजवीज़ कर सकते हैं। ये निगरान हुकूमत के बस की बात नहीं है। बलोच ख़वातीन जो चली हैं तुर्बत से, तो कितने दिन लगे हैं उनको, बहुत दिन लगे हैं इस्लामाबाद तक पहुंचने में। पूरे इस अरसे में कोई बड़ा वाक़या नहीं हुआ, किसी ज़िला इंतज़ामिया ने, पुलिस ने कोई ऐसी बड़ी कोई गैर मामूली कोई सरगर्मी नहीं की कि जिसके नतीजे में उनका इस्लामाबाद तक पहुंचने में कोई मसला हो। जो हमारी मालूमात है वो ये हैं कि जब वो पहुंचे हैं 26 नंबर चुंगी, उनसे कहा गया कि जी अगर आपके क्या इरादे हैं। उन्होंने कहा जी हमने जलसा करना है और हमने एहतजाजी तौर पर बैठना है। तो उनको बताया गया कि जी जो H9 का एरिया है आपको वहाँ हम ऑफ़र कर सकते हैं, F9 पार्क दे सकते हैं। लेकिन उनका इसरार था कि जी हम D चौक जाएंगे। जो अभी तक प्रैक्टिस है वो ये है कि जी हम जो कोई भी ग्रोह है, चाहे वो मजहबी हो, सियासी हो, उसको हम रेड जोन के अंदर दाखिल नहीं होने देंगे। ये पुलिस को क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं काफ़ी अरसे से। जो वाक़या हुआ वो रात के शायद 1 बजे के बाद हुआ, और जो पुलिस का मौक़िफ़ है वो ये है कि प्रेस क्लब में जो बैठे हुए लोग थे, जब उन्होंने मूव करना शुरू किया और वो अयूब चौक जो है जो मैरियट के करीब है वहाँ तक पहुँचे और आगे जाने की कोशिश की, तो क्योंकि पुलिस के पास क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे कि आपने रेड जोन में दाखिल नहीं होने देना, तो जो पुलिस के पास जो नॉन लीथल जो मेथड्स हैं जिसमें लाठी चार्ज है, वाटर कैनन है, गिरफ्तारियां हैं, ये उन्होंने किया। अब इस पर लंबी गुफ्तगू हो सकती है कि उसमें क्या मुनासिब था, क्या गैर मुनासिब था, इस पर गुफ्तगू हो सकती है। लेकिन जितने लोग गिरफ़्तार हुए थे, पहले वो ख़वातीन और बच्चे वो रिलीज़ हुए, 163 लोग उसके बाद हुए, और आखिरी जो 34 लोग थे उनको रिहा किया गया। लेकिन जो उनके जो मसाइल हैं, आपके इल्म में होगा कि मैं हसन फवाद, गवर्नर बलूचिस्तान और जमाल शाह, हम गए थे। हमारी जो गुफ्तगू हुई वो वीडियो जो है वो आपके पास है, वो हमारी गुफ्तगू आप सुन सकते हैं कि जी हमारी उनसे किस लबो लहजे में बात हुई। अभी तक जो सूरत हाल है वो वहाँ पर बैठे हैं, वहाँ पर एम्बुलेंस खड़ी है, वो हालात कैसे हैं वो उसके बारे में आप ही बेहतर बता सकते हैं। हमारी ख्वाहिश अलबत्ता ये है कि वो पुरअमन तरीके से वापस जाएं और कोई ऐसी मुज़ाकराती कमेटी बने जो बड़ी सियासी जमातें हैं जिन्होंने इक़्तिदार में आना है, जो इस मसले की तरफ कोई बेहतर हल दे सकती हैं, ताकि ये मामला जो है वो एमिकबली रिजॉल्व हो। थैंक यू जी।